गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, लास्ट डे हम लोगों ने सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया था। सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी a seller want to sell at given price in a period of time। किसी टाइम पीरियड में किसी गुड को सेलर जितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है उसके गिवन प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, लास्ट डे बहुत अच्छे से हम लोगों ने सप्लाई का मीनिंग पढ़ लिया था। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर वांट्स टू सेल एट गिवन प्राइस इन अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने सप्लाई एंड स्टॉक में डिफरेंस क्लियर किया। स्टॉक का मतलब क्या होता है? जितनी क्वांटिटी हमारे पास है। सपोज करो किसी गुड की इस मार्कर की 20 क्वांटिटी मेरे पास है, लेकिन मैं 20 की 20 सोल्ड करना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ 5 क्वांटिटी सोल्ड करना चाहता हूं, तो 20 तो मेरा स्टॉक कहलाएगा और 5 मेरी सप्लाई कहलाएगी। ये बात क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद हमने फीचर्स पढ़े थे। सप्लाई के फीचर्स क्या थे कि इसमें डिजायर्ड चलता है, एक्चुअल नहीं होता। सप्लाई किससे रिलेट करती है? प्राइस से। हाई प्राइस हाई सप्लाई, लो प्राइस लो सप्लाई। ठीक है, और सप्लाई का कंसेप्ट स्टॉक है या वेरिएबल है? सप्लाई का कंसेप्ट फ्लो है यानी वेरिएबल है। ठीक है, देन सप्लाई कितने टाइप की होती है? सप्लाई 2 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। एक सिंगल सप्लायर की सप्लाई को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। और सप्लायर की सप्लाई को क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई। देन हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबल। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई शेड्यूल मीन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई। जब हम सप्लाई को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो वो क्या बन जाती है? सप्लाई शेड्यूल बन जाता है। 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सिंगल सप्लायर। एक सिंगल सप्लायर की सप्लाई को जब हम लोग टेबल की फॉर्म में शो करते हैं, एक सिंगल सप्लायर की सप्लाई को जब हम लोग टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ध्यान है, मैंने आपको टेबल बना के दिखाई थी। सपोज करो यहाँ पर प्राइस लिया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने क्या ली? क्वांटिटी। प्राइस 1 2 3 4, सप्लाई 1 2 3 4। ठीक है, हम ये मान के चलते सप्लाई के केस में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। ये बात क्लियर है बिल्कुल? अच्छे से क्लियर है? चलिए ठीक है, देखिए इसे। इसके बाद हमने पता मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में 2 सप्लायर हैं। ठीक है, ए और बी। ए सप्लायर की सप्लाई ये है, बी की 2 3 4 5 ये बी की सप्लाई है। दोनों को प्लस कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई। ठीक है, ये बात क्लियर है बिल्कुल। देन आता है आपका सप्लाई कर्व। देन टॉपिक क्या आता है आपका? सप्लाई कर्व। व्हाट इज कर्व? ग्राफ को कर्व बोलते हैं। सप्लाई कर्व का मीनिंग क्या बनेगा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई। जब हम सप्लाई को ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे आप लोग? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। जब हम एक सिंगल सप्लायर की सप्लाई को कर्व की फॉर्म में शो करें, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सिंगल सप्लायर, जब सिंगल सप्लायर की सप्लाई को ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, जैसे आप टेबल पे जाइए, प्राइस 1 2, यहां मैं प्राइस दे रहा हूं, यहां क्वांटिटी 1 2 3 4 1 2 3 4। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि सप्लाई कर्व क्या बनती है? लेफ्ट हैंड, और डिमांड कर्व क्या बनती है? राइट हैंड। डिमांड कर्व आपकी राइट हैंड बनेगी और सप्लाई कर्व आपकी लेफ्ट हैंड। देखिए 1 पे 1 था, 2 पे 2, 3 पे 3, देन 4 पे
4। ठीक है, ये आपकी सप्लाई कर्व, ये क्या बन गई आपकी सप्लाई कर्व बनी लेफ्ट हैंड। सप्लाई कर्व आपकी क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड बन रही है। ये बात आगे अच्छे से समझ आपको क्लियर है बिल्कुल पॉइंट। यहाँ पर जैसे जैसे हमारे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी सप्लाई बढ़ेगी। इसी तरीके से आप किसका बना लोगे, मार्केट सप्लाई कर्व का। मार्केट सप्लाई कर्व क्या होती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर। ठीक है, यहां तक बात आई समझ, क्लियर है। अभी तक आपको बेसिक समझ आ गया। ठीक है, बेसिक समझ आ गया। अब हम टॉपिक ले रहे हैं यहां पर जहां से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। पहला टॉपिक है फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई। टॉपिक क्या है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सप्लाई। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सप्लाई। देखिए पहला, कमोडिटीज ऑन प्राइस। टॉपिक है कि सप्लाई के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, यानी सप्लाई किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है कमोडिटीज ऑन प्राइस, गुड्स के खुद के प्राइस। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। किसी भी गुड के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई डिक्रीज होगी। कमोडिटीज ऑन प्राइस, दिस पॉइंट से इफ प्राइस ऑफ गुड राइज सप्लाई राइज, प्राइस ऑफ गुड्स फॉल सप्लाई फॉल। इन सबसे पहला किसी भी गुड की डिमांड उसके प्राइस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। प्राइस राइज सप्लाई राइज, प्राइस फॉल सप्लाई फॉल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, क्या मतलब है यहां पर, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। सपोज करो टी एंड कॉफी। ठीक है, टी एंड कॉफी। इस पॉइंट को आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा, बिना एग्जांपल समझ नहीं आएगा। कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए, कॉफी के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज। कॉफी का प्राइस इंक्रीज तो कॉफी की सप्लाई भी इंक्रीज। कॉफी की सप्लाई इंक्रीज तो टी की सप्लाई डिक्रीज। डिमांड के हिसाब से मत सोचना, डिमांड के हिसाब से मत सोचना, इसको आप लोग सप्लाई के हिसाब से सोचेंगे। यहां पर बिल्कुल आप कॉफी, मैंने कहा कॉफी के प्राइस इंक्रीज, जिस चीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। डिमांड पे मत जाना, यहाँ पे डिमांड में उल्टा होता है। कॉफी के प्राइस इंक्रीज तो कॉफी की सप्लाई इंक्रीज, यानी टी के प्राइस कम हो गए। यानी कॉफी के प्राइस इंक्रीज तो टी के प्राइस कम, टी के प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। ठीक है, इस पॉइंट समझना इस चीज को कि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कॉफी की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। अब कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो टी के प्राइस डिक्रीज, टी के प्राइस डिक्रीज तो टी की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना आप लोग बहुत अच्छे से कि यहाँ पर डिमांड का कंसेप्ट लगाने मत बैठ जाना बिल्कुल भी। कॉफी के प्राइस इंक्रीज तो कॉफी की सप्लाई इंक्रीज, देन टी की सप्लाई डिक्रीज। दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर है बिल्कुल यहाँ पर। चलिए थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर इनपुट्स वो होते हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्राइस ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स वो होते हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन। अगर इनपुट महंगे हो जाएंगे तो सोच के देखो, सप्लाई ज्यादा कर पाओगे कम। अगर इनपुट महंगे हो गए तो सप्लाई ज्यादा कर पाओगे या कम कर पाओगे, आई होप तो कम ही कर पाओगे। जब इनपुट्स महंगे हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम सप्लाई कम। अगर इनपुट सस्ते हो जाएं तो प्रोडक्शन ज्यादा सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल बात यहाँ पर। तीनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है बिल्कुल। देखिए एक मिनट, हाँ जी तीनों पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, कमोडिटीज ऑन प्राइस, किसी गुड्स का खुद का प्राइस,
किसी भी गुड के प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट कहते हैं प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। यहाँ इस पॉइंट को आप एग्जाम्पल से लेकर करेंगे, समझाएंगे, लिखेंगे तो ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। टी एंड कॉफी, कॉफी के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कॉफी की सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो टी की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स महंगे हो गए, इनपुट क्या हो गए, महंगे। इनपुट्स के प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर प्रोडक्शन अगर कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, टेक्नोलॉजी का पॉइंट है यहाँ पर। अगर टेक्नोलॉजी हम मॉडर्न यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई हाई होगी। तो अपनी लैंग्वेज में आगे लिख के आना बेटा, सब पॉइंट समझना आपको। इफ वी यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी देन प्रोडक्शन विल इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज। इफ वी यूज बैकवर्ड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन विल डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी मॉडर्न यूज करते हैं तो सप्लाई इंक्रीज होगा, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स, फिफ्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स। लार्ज फर्म्स लार्ज सप्लाई। ठीक है, जितनी ज्यादा फर्म्स होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, सप्लाई। स्मॉल फर्म्स स्मॉल सप्लाई। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स मीन लार्ज सप्लाई, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स मीन स्मॉल सप्लाई। ठीक है, बात आ रही समझ आपको। टैक्सेस एंड सब्सिडीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्शन के ऊपर हाई टैक्स चार्ज करती है, क्या करती है, हाई टैक्स चार्ज करती है, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हम लोगों से हाई टैक्स चार्ज करती है तो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई भी लो हो जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिट कर देना, अगर टैक्स कम चार्ज करती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है, क्या देती है, सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है, हाई सब्सिडीज दे रही है, तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा और सप्लाई भी हाई होगी। अगर सब्सिडीज लो देती है तो प्रोडक्शन लो होगा, सप्लाई भी लो होगी। इस पॉइंट को आपको 2 पॉइंट्स मान के चलना है अलग अलग। फर्स्ट वन टैक्सेस का पॉइंट कि हाई टैक्स होगा तो सप्लाई लो हो जाएगी, टैक्स हाई होगा तो सप्लाई लो होगी। और अगर हाई सब्सिडीज होगी तो यानी सब्सिडीज ज्यादा दे रही है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही समझ अच्छे से, क्लियर है बिल्कुल ये बात यहाँ पर, गॉट इट, समझ के तीनों पॉइंट। ये क्या कहता है, टेक्नोलॉजी का पॉइंट क्या कहता है, अगर आप लोग अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आप, तो प्रोडक्शन हाई होगा, सप्लाई हाई होगी। अगर टेक्नोलॉजी बैकवर्ड यूज करते हैं तो सप्लाई लो हो जाएगी। नंबर ऑफ फर्म्स जितनी ज्यादा होगी उतनी सप्लाई हाई होगी, नंबर ऑफ फर्म्स जितनी कम होगी उतनी सप्लाई कम हो जाएगी। देन आता है टैक्सेस एंड सब्सिडीज का। अगर आपसे गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा चार्ज कर रही है तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, अगर आपको सब्सिडीज ज्यादा दे रही है तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। देन है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आप प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर के साथ सोचना, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इन फ्यूचर आपके गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, इन फ्यूचर आपके गुड्स के प्राइस क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, आज सप्लाई इंक्रीज ना करके कल सप्लाई इंक्रीज कर दोगे। अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपके गुड्स के प्राइस कम होने वाले हैं तो आप आज सप्लाई इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर प्रोड्यूसर के हिसाब से है कि अगर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर हमारे गुड्स के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो हम फ्यूचर में सप्लाई बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं
तो आज सप्लाई बढ़ा देंगे इस चीज की। तो फैक्टर्स आपको कंप्लीट हो गए, 7 के 7 फैक्टर्स आपको आई थिंक कंप्लीट हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई का। ये जस्ट एज इज लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही है। लॉ ऑफ सप्लाई जैसा आपने डिटो लॉ ऑफ डिमांड में किया था वैसा ही हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई में टॉपिक पढ़ेंगे ये, ठीक है। चलिए बेटा आपका टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई सेम एज इट इज लॉ ऑफ डिमांड की तरह रहेगा टॉपिक। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है प्राइस राइज सप्लाई राइज, प्राइस फॉल सप्लाई फॉल, other thing remain constant. This law states that price rise, supply rise, price fall, supply fall, other thing remain constant. ये क्या कहता है, ये कौन कहता है, ये लॉ कहता है कि प्राइस राइज होंगे, सप्लाई राइज, प्राइस फॉल, सप्लाई फॉल, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, मीनिंग के बाद चलेगा आपका अजम्पशन। मीनिंग के बाद रहेगी आपकी अजम्पशन। अजम्पशन में सेम वैसे ही करना है आपको, सिर्फ फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो खुद का प्राइस वाला, बाकी सभी फंक्शंस जो आपने पढ़े हैं उनके सामने लगा दो रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रिमेन कांस्टेंट, अच्छा इनपुट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े उन सब के सामने क्या लगा दो, कांस्टेंट वर्ड लगा दो। क्या लगा दो, वर्ड कांस्टेंट। सबसे पहले आपका लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग हो गया, मीनिंग के बाद आपकी अजम्पशंस होगी। अजम्पशंस आपको क्लियर होगी बिल्कुल कि अजम्पशन से आपने क्या करना है, जितनी भी आपने वो पढ़ी है उनके सामने क्या लगा देना, वर्ड कांस्टेंट। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल कौन सी, 1 2 3 4 वाली, वही जो भी हमने आज बनाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, कर्व जो आज सीखा हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद एक कर्व बन जाएगा 1 2 3 4। ये आपका बन गया सप्लाई कर्व। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, बहुत ही इजी है। मीनिंग हुआ लॉ ऑफ सप्लाई का, ये असम्पशंस हुई लॉ ऑफ सप्लाई की, देन आपने टेबल, देन कर्व, उसके बाद एक्सप्लेन। ठीक है,